हाय शिक्षक साथियों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। यह मैं बीपीएससी हिस्ट्री का अगला वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है जिसे आप सब देख सकते हैं। अगर आप सबों को यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो या लगे कि मेरे लिए उपयोगी हो तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम इसका अगला पार्ट देखेंगे, ताम्रपाषाण संस्कृति की विशेषता। पहला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण युग में लगे गेहूँ, चावल, रागी, बाजरा, दलहन उगाते थे। ताम्रपाषाण में जो थे वो क्या थे? एक मिनट। ताम्रपाषाण में गेहूँ, चावल, रागी, बाजरा, दलहन उगाते थे। लोग पशुपालन कार्य करते थे किंतु घोड़े से परिचित नहीं थे। ताम्रपाषाण युग में लोग पशुपालन का तो काम करते थे, लेकिन उस समय वह घोड़े से परिचित नहीं थे। यह लोग लाल या काला मृत भांड बनाते थे। मिट्टी का जो हांडी होता है वह लाल और काला रंग में बनाते थे। हालांकि विभिन्न प्रकार के ताम्रकालीन स्थल से आपसी संस्कृति समन्वय नहीं था। मालवा से चरखा और तकली प्राप्त हुआ है। मालवा से चरखा और तकली प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र से कपास, सन, सेमल के धागे प्राप्त हुए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि बुनाई एक महत्वपूर्ण शिल्प था। ताम्रपाषाण काल में बुनाई एक महत्वपूर्ण शिल्प था। यहाँ के लोग मुख्य रूप से तांबे और पत्थर के औजार बनाते थे। यहाँ के लोग मुख्य रूप से तांबे और पत्थर के औजार बनाते थे। दायमाबाद इनाम गांव में जोड़वे संस्कृति लगभग 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। सामान्य लोग वृत्ताकार झोपड़ी में रहा करते थे। विशिष्ट वर्ग के आयताकार झोपड़ी में रहते थे। ताम्रपाषाण युग में जो समान प्रकार के लोग हुआ करते थे वो झोपड़ी में रहते थे। जो वरिष्ठ या विशिष्ट हुआ करते थे वो आयताकार झोपड़ी में रहते थे। इनाम गांव से अनाज का एक कोठारी भी प्राप्त हुआ है। कोठार लिखा गया है, कोठार भी प्राप्त हुआ है। यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। यहाँ के लोग, ताम्रपाषाण के लोग, मातृ देवी की पूजा किया करते थे। इनाम गांव से मातृ देवी की एक प्रतिमा प्राप्त हुई। इनाम गांव से मातृ देवी की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। वैदिक काल के लोग चित्रित धूसर मृत भांड का प्रयोग करते थे। वैदिक काल के लोग चित्रित धूसर मृत भांड का प्रयोग करते थे। महाराष्ट्र के लोग मृतकों को उत्तर दिशा में लिटाकर गाड़ देते थे। इसके अलावा कलश का सावधान भी प्रचलन था। दक्षिण भारत में मृतकों को पश्चिम दिशा में लिटाकर गाड़ दिया जाता था और महाराष्ट्र में उत्तर दिशा में लिटाकर गाड़ दिया जाता था। दक्षिण भारत में मृतकों को पश्चिम की दिशा में लिटाकर गाड़ दिया जाता था। पश्चिम भारत में जहां पूर्ण सावधान का प्रचलन था, वहीं भारत में आंशिक सावधान का प्रचलन था। दक्षिण भारत में ताम्रपाषाण काल आया। दक्षिण भारत में ताम्रपाषाण काल आया, वह नव ताम्रपाषाण काल कहा गया। दक्षिण भारत के जो ताम्रपाषाण थे वह नव ताम्रपाषाण काल कहा गया, क्योंकि दक्षिण भारत में नवपाषाण संस्कृति के साथ ही ताम्रपाषाण संस्कृति भी आई।
दक्षिण भारत में नवपाषाण संस्कृति के साथ ही ताम्र पाषाण संस्कृति भी आई। दक्षिण भारत में बड़े बड़े गांव इसी संस्कृति में बने, जिसके आगे चल कर के यह महापाषाण संस्कृति में बदल गई। 1000 ईसा पूर्व के आसपास दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति का उदय हुआ। इस संस्कृति के लोग मृतकों के कब्रों के पास बड़े बड़े पत्थर लगा दिया करते थे। जैसे आज के डेट में जिस तरह से मृतकों को गाड़ देने के बाद चारों तरफ से ईंटें का बाउंड्री या घेर दिया करते थे, उसी प्रकार से उस समय के लोग महापाषाण संस्कृति का जिस समय उदय हुआ, वहाँ के संस्कृति के लोग जो थे वो कब्रों के आसपास बड़े बड़े पत्थर लगा दिया करते थे। इसी समय महापाषाण काल के लोग लोहे का प्रयोग से भी परिचित हुए थे। कहने का मतलब इस समय के लोग जो थे, महापाषाण संस्कृति के लोग जो थे, वह लोहे से परिचित हो गए थे। हड़प्पा कांस्य सभ्यता थी। हड़प्पा कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग मृत भांड जो बनाते थे वो धूसर एवं गैरिक मिट्टी के द्वारा मृत भांड का प्रयोग करते थे। ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग काले लाल रंग के मृत भांड का प्रयोग करते थे। वैदिक काल के लोग काले पॉलिशदार मृत भांड का प्रयोग करते थे। पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस मृत भांड का प्रयोग करते थे, तो धूसर और गैरिक मृत भांड का प्रयोग करते थे। ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग किस मृत भांड का प्रयोग करते थे, तो काले और लाल रंग के मृत भांड का प्रयोग करते थे। और जबकि वैदिक काल के लोग काला और पॉलिशदार मृत भांड का प्रयोग करते थे। इसके बाद देखते हैं प्रमुख प्राचीन संस्कृतियां एवं अनुमानित काल। गणेश्वर संस्कृति हुई, जिसका अनुमानित काल है 2800 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व के बीच। आहार संस्कृति हुई, जो 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, जो गीलुंड राजस्थान में पड़ता है। आहार संस्कृति 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, गीलुंड राजस्थान। कैथा संस्कृति 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, मध्य प्रदेश। कैथा संस्कृति 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, मध्य प्रदेश। मालवा संस्कृति 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, मध्य प्रदेश। मालवा संस्कृति 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, मध्य प्रदेश। जोड़वे संस्कृति 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व, महाराष्ट्र। जोड़वे संस्कृति 700 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व, महाराष्ट्र। इसके आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बार बार पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थे। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन संस्कृति मानी जाती है, कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा काल को 3 भागों में बांटा गया। पहला हड़प्पा पूर्व, जो 2900 से 2300 ईसा पूर्व के बीच था। परिपक्व हड़प्पा, जो 2300 से 1900 ईसा पूर्व था। परिपक्व हड़प्पा के बीच ही ये कार्बन 14 पद्धति विधि द्वारा आयु ज्ञात किया जाता था, जो 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच 14 कार्बन विधि के द्वारा यह ज्ञात किया गया कि परिपक्व हड़प्पा का काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। एक है उत्तर हड़प्पा काल, जो 1900 ईस्वी ईसा पूर्व से आगे तक की है। हड़प्पा सभ्यता का पता सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन्स नामक एक अंग्रेजों ने लगाया। हड़प्पा सभ्यता का पता सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन नामक एक अंग्रेज हड़प्पा में अत्यंत प्राचीन वस्तुओं को देख करके पता लगाया। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले पता किसके द्वारा लगाया गया? चार्ल्स मैसन्स नामक अंग्रेज के द्वारा लगाया गया। इसके बाद
इसके बाद 1921 में जॉन मार्शल ने इस क्षेत्र में व्यापक खुदाई की तथा घोषणा की कि हड़प्पा सभ्यता एक अत्यंत प्राचीन सभ्यता थी, जिस प्रकार मेसोपोटामिया, सुमेर, मिस्र जैसे सभ्यताओं के समकालीन थे। इस खुदाई से माना गया कि हड़प्पा के जो जॉन मार्शल थे वो 1921 में हड़प्पा की खुदाई की और खुदाई से यह पता किया कि यह एक अत्यंत प्राचीन सभ्यता है जो मेसोपोटामिया और सुमेर, मिस्र जैसे सभ्यताओं के समकालीन थे। हड़प्पा पूर्व की बस्तियां बलूचिस्तान क्षेत्र में पाई गई है। हड़प्पा पूर्व की बस्तियां बलूचिस्तान क्षेत्र में पाई गई है। इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थल थे मेहरगढ़, राना ढूंढाई, बालाकोट, कुल्ली और नाल। इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थल कौन थे? मेहरगढ़, राना ढूंढाई, बालाकोट, कुल्ली और नाल। इनमें सबसे पुराना स्थल मेहरगढ़ है, जो 7000 ईसा पूर्व से कृषि कार्य शुरू हो चुका था। पूछा जाएगा सर्वप्रथम कृषि का कार्य या कृषि का साक्ष्य कहाँ से हमें प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ, जो राजस्थान में या मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। बालाकोट बलूचिस्तान का क्षेत्र है। बालाकोट जो है बलूचिस्तान का क्षेत्र है, जहाँ से हड़प्पा पूर्व और परिपक्व हड़प्पा दोनों अवस्थाओं की बस्तियाँ मिली है। बालाकोट ही एक ऐसा जगह है, बलूचिस्तान का क्षेत्र है, जहाँ से पूर्व हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा परिपक्व हड़प्पा दोनों अवस्थाओं की बस्ती मिले हैं। इसके अलावा कालीबंगा, कोट दीजी एवं अमीरी से भी दोनों अवस्थाओं के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा पूर्व का काल सिंध क्षेत्र में कई बस्तियों का उदय हुआ था, जिनमें कोट दीजी, अमीरी दो महत्वपूर्ण बस्तियां थी। हड़प्पा पूर्व काल में सिंध क्षेत्र में भी कई बस्तियां का उदय हुआ, जिसमें कोट दीजी और अमीरी दो महत्वपूर्ण बस्तियां थे। अमीरी में हड़प्पा पूर्व काल का अन्नानागार होने का पता चला। अमीरी में हड़प्पा के पूर्व के काल के अन्नानागार होने का पता चला। कोट दीजी में हड़प्पा पूर्व में दुर्गकृत बस्ती के प्रमाण प्राप्त हुए। लीवान के बने औजार धीरे धीरे संपूर्ण हड़प्पा बस्ती में फैल गए। लीवान के बने औजार धीरे धीरे संपूर्ण हड़प्पा बस्ती में फैल गए। कोट दीजी का मृत भांड उत्कृष्ट उच्च कोटि का मृत भांड होता था। कोट दीजी का जो मृत भांड था वह उच्च कोटि का मृत भांड हुआ करता था, जो लगभग संपूर्ण हड़प्पाई बस्ती से प्राप्त हुआ। गोमल घाटी में भी हड़प्पा पूर्व काल की बस्तियां पाई गई है। यहाँ रहमान ढेरी एक महत्वपूर्ण बस्ती थी, जो नियोजित तरीके से बसा हुआ था। गोमल घाटी में भी हड़प्पा पूर्व काल की बस्तियां पाई गई है। यहाँ रहमान ढेरी के एक महत्वपूर्ण बस्ती थी, जो नियोजित तरीके से बसा हुआ था। इस क्षेत्र में लीवान भी एक महत्वपूर्ण हड़प्पाई पूर्व बस्ती है, जहाँ पत्थर के औजार बनाने का कारखाना था। राजस्थान, बहवालपुर, हरियाणा, पंजाब से भी हड़प्पा पूर्व बस्तियों का प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा बस्तियों का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? राजस्थान, बहवालपुर, हरियाणा, पंजाब, यहाँ से हड़प्पा कालीन बस्तियों का प्रमाण मिले हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, जहाँ एक विशेष प्रकार की मिट्टी के बर्तन बनाए गए, जिसे बलि स्तंभ प्रकार का मृत भांड कहा गया। कालीबंगा में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उसे क्या कहा गया? बलि स्तंभ प्रकार का मृत भांड। उसे क्या कहा गया? बलि स्तंभ प्रकार का मृत भांड।
इसके आगे देखेंगे प्रमुख स्थल देखेंगे, खुदाई का वर्ष देखेंगे, क्षेत्र देखेंगे, नदी और खुदाई करता। हड़प्पा का खुदाई वर्ष 1921 में किया गया था पंजाब के मोंटेगोमरी क्षेत्र में, जो रावी नदी के तट पर दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में पंजाब मोंटेगोमरी में क्षेत्र में हुआ था। रावी नदी के तट पर दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में सिंध लड़काना क्षेत्र में हुआ था, जो सिंध नदी के क्षेत्र में खोजा गया था राखल दास बनर्जी के द्वारा। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई का वर्ष 1912 ईस्वी सिंध लड़काना सिंधु नदी के क्षेत्र में राखल दास बनर्जी द्वारा। चुनहद्रो जो 1931 में खुदाई की गई थी सिंध क्षेत्र में, सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है चुनहद्रो, जो एनजी मजुमदार के द्वारा खोजा गया। एक बार और देख लेते हैं क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा की खुदाई 1921 में हुआ था पंजाब के मोंटेगोमरी क्षेत्र में, रावी नदी के तट पर दयाराम साहनी के द्वारा खोदा गया। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में सिंध लड़काना क्षेत्र में, सिंध नदी के तट पर राखल दास बनर्जी के द्वारा। चुनहद्रो की खुदाई 1921 में सिंध नदी के तट पर, सिंध के क्षेत्र में और सिंध नदी के तट पर एनजी मजुमदार के द्वारा। इसके आगे देखेंगे लोथल की खुदाई 1957 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद में भगवा नदी के तट पर रंगनाथ राव से। लोथल की खुदाई 1957 ईस्वी गुजरात अहमदाबाद भगवा नदी रंगनाथ राव। कालीबंगा की खुदाई 1953 राजस्थान गंगानगर घग्गर नदी पर अमलानंद घोष बीके थापर। रोपर की खुदाई 1955-56 में पंजाब सतलज नदी के तट पर यज्ञदत्त शर्मा। बनवाली की खुदाई 1973-74 में हरियाणा हिसार सरस्वती नदी के तट पर SRS बिष्ट के द्वारा। रंगपुर की खुदाई 1953 में गुजरात अहमदाबाद मादर नदी के तट पर रंगनाथ द्वारा। आलमगीर की खुदाई 1958 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के तट पर यज्ञदत्त शर्मा। सुतकोटदा जो 1964 में खुदाई किया गया था गुजरात में कच्छ के रण के क्षेत्र में जगतपति जोशी के द्वारा। सूत का गेंडोर 1927 ईस्वी में बलूचिस्तान मकराना तट के सिंध नदी के तट पर और ओरिल स्टाइन के द्वारा। मांडा की खुदाई 1982 ईस्वी में जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी के तट पर। मिथातल जो 1968 में खुदाई किया गया था हरियाणा भिवानी के क्षेत्र में यमुना नदी के तट पर सूरज भान के द्वारा। इसके आगे देखेंगे मालवन की खुदाई 1967 में गुजरात सूरत में ताप्ती नदी के तट पर अलीचंद तथा जगतपति जोशी के द्वारा। कुनाल की खुदाई हरियाणा में हुआ था हिसार में सरस्वती नदी के तट पर। बालाकोट की खुदाई 1979 से 81 के बीच बलूचिस्तान बिंदार नदी के तट पर। धोलावीरा की खुदाई 1901 में गुजरात के तट पर कच्छ के रण में कच्छ के क्षेत्र में जगतपति जोशी और RS बिष्ट के द्वारा। धोलावीरा की खुदाई 1951 में गुजरात में कच्छ के क्षेत्र में जगतपति जोशी और बिष्ट। ये जो डार्क किया गया है यह बहुत इम्पोर्टेंट है। इस डार्क वाले को एक बार और देख लेते हैं। सूत का गेंडोर ये भी पूछा जाता है 1927 ईस्वी में बलूचिस्तान मकरान के तट पर सिंधु नदी के तट पर ओरिल आइस्टीन के द्वारा। उसके बाद आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की क्रांतिकारी खोज हल का प्रयोग है।
हड़प्पा सभ्यता की क्रांतिकारी खोज क्या है? हल का प्रयोग। हड़प्पा पूर्व काल में कालीबंगा से जोते हुए खेत का तल प्राप्त हुआ है। जोते हुए खेत का तल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। जोते हुए खेत का तल कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तीनों क्षेत्र में घग्गर हाकरा पाट के अंतर्गत जगह जाता है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तीनों क्षेत्र घग्गर हाकरा पाट के अंतर्गत जाता है। यह घाघरा हाकरा पाट हड़प्पा पूर्व काल का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र था। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तीनों क्षेत्र घग्गर हाकरा पाट के अंतर्गत आता है। ये जाता नहीं है, आता है। यह घग्गर हाकरा पाट हड़प्पा सभ्यता के 2 बस्तियां थी जिसे आग में जलाकर नष्ट कर दिया गया। यह कौन सी बस्तियां थी? कालीबंगा और कोट दीजे। कालीबंगा और कोट दीजे पूछा जाता है कि कौन सी 2 बस्तियां थी जो जलाकर नष्ट कर दिया गया था? कालीबंगा और कोट दीजे। कालीबंगा से मिट्टी के बैलगाड़ी बेलनाकार गड्ढे प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से मिट्टी की बैलगाड़ी और बेलनाकार गड्ढे प्राप्त हुए हैं जिसे चूने से पुताई कर अन्न रखा जाता था। कालीबंगा से मिट्टी की बैलगाड़ी और बेलनाकार गड्ढे प्राप्त हुए हैं जिसमें चूने से पुताई कर अन्न रखा जाता था। हड़प्पा पूर्व काल में कुल्ली नाल संस्कृति से मातृ देवी की पूजा का प्रमाण मिले हैं। यह पूछा जाता है, ये हड़प्पा पूर्व काल में कुल्ली नाल संस्कृति से मातृ देवी की पूजा का प्रमाण मिले हैं। इसके आगे देखते हैं। अफगानिस्तान के मुंडी गांव और सुर्तधोई से हड़प्पा पूर्व की बस्तियां प्राप्त हुई है। यह हड़प्पा सभ्यता का औपनिवेशिक नगर था। हड़प्पा सभ्यता का औपनिवेशिक नगर कौन सा था? मुंडी गांव और सुर्तधोई। हड़प्पा सभ्यता का औपनिवेशिक नगर कौन सा था? मुंडी गांव और सुर्तधोई। उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो से जो 5500 ईसा पूर्व विश्व का पहला मृत भांड प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो से उन्हें 5500 ईसा पूर्व में विश्व का पहला मृत भांड प्राप्त हुआ है। अब देखेंगे हड़प्पा कालीन बस्तियां। हड़प्पा पश्चिम पंजाब के माउंट गोमरी जिले में हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पश्चिम पंजाब के माउंट गोमरी जिला में हड़प्पा स्थित है। इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। उस समय पुरातत्व विभाग के निर्देशक सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह नगर पश्चिमी और पूर्वी 2 खंडों में विभाजित था। हड़प्पा पश्चिमी पंजाब के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई और उस समय पुरातत्व विभाग के निर्देशक सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह नगर पश्चिम और पूर्वी 2 खंडों में विभाजित था। पश्चिमी भाग में कृत्रिम चबूतरे पर बनाया गया था। पश्चिमी भाग कृत्रिम चबूतरे पर बनाया गया था। इसकी किलेबंदी भी की गई थी। हड़प्पा की सबसे विशिष्ट इमारत था अन्नानागाड़। हड़प्पा की सबसे विशिष्ट इमारत कौन था? अन्नानागाड़। अन्नानागाड़ 2 पंक्तियों में था। हर एक पंक्ति में 6 कोठार होते थे। अन्नानागाड़ 2 पंक्तियों में था। हर एक पंक्ति में 6 कोठार होते थे। हड़प्पा अन्नानागाड़ दुर्ग के बाहर था। हड़प्पा अन्नानागाड़ दुर्ग के क्या था? बाहर था। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर हड़प्पा ही था। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित था।
हड़प्पा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित था क्योंकि यहाँ से व्यापार किया जाता था। अब जानेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो। सिंधु क्षेत्र के लाड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु क्षेत्र के लाड़काना जिले में स्थित यह सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो 2 खंडों में विभाजित था, पश्चिमी, पूर्वी एवं पश्चिमी खंड। मोहनजोदड़ो अपनी इमारत के लिए प्रसिद्ध था। मोहनजोदड़ो अपनी इमारतों के लिए प्रसिद्ध था। इसके पश्चिमी खंड में दुर्ग के अंदर अनेक भवन बने होते थे, जिसमें सभा भवन, अन्नानागार, महाविद्यालय, पुरोहित आवास मुख्य था। मोहनजोदड़ो अपनी इमारत के लिए प्रसिद्ध था। इसके पश्चिमी खंड में दुर्ग के अंदर अनेक भवन निर्मित होते थे, जिसमें सभा भवन होते थे, अन्नानागार होते थे, महाविद्यालय और पुरोहित आवास का मुख्य भवन होते थे। इनमें सबसे बड़ा भवन सभा भवन था। इनमें सबसे बड़ा भवन कौन सा था? सभा भवन था, जिसकी क्षेत्र 230 मल्टीप्लिकेशन 78 फुट था। लेकिन सबसे बड़ा परिसर कौन सा था? अन्नानागार। सबसे बड़ा परिसर पूछेगा तो अन्नानागार, सबसे बड़ा भवन पूछेगा तो सभा भवन। इसके अलावा पश्चिमी भाग में एक विशाल अन्नानागार भी प्राप्त हुआ, जिसका निर्माण सार्वजनिक स्थान के लिए किया गया था। इसका धार्मिक महत्व था। उस समय इसका क्या था? बहुत ही धार्मिक महत्व था। इसे कच्ची ईंट पर लेप लगाकर जलरोधी बनाया जाता था, जल से बचाया जाता था। इस स्नानागार में प्रवेश के लिए उत्तर दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ बनी होती थी। स्नानागार में प्रवेश के लिए सीढ़ियाँ किस दिशा में बनी होती थी? तो उत्तर दक्षिण दिशा में बनी होती थी। मोहनजोदड़ो का पूर्वी खंड अपेक्षाकृत बड़ा और चारों ओर दीवारों से घिरा थे। ये पूर्वी खंड में गृह समूह में 30 मीटर चौड़ी सड़क द्वारा विभाजित थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसकी जल निकासी प्रणाली थी। गंदे पानी की निकासी के लिए यहाँ के लोग सड़क के किनारे नालियाँ का निर्माण करते थे। उसके बाद देखेंगे कालीबंगा। इसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। कालीबंगा की खुदाई 1953 में अमलानंद घोष बीबी लाल के द्वारा की गई। कालीबंगा की खुदाई 1953 में अमलानंद घोष एवं बीबी लाल के द्वारा की गई। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर बसा एक महत्वपूर्ण हड़प्पा नगर था। यह आज के राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान के गंगानगर जिले में। कालीबंगा का पश्चिमी टीला दुर्गकृत था। यह 2 भागों में विभाजित था। एक में जनसंख्या का विशिष्ट वर्ग रहता था और दूसरे भाग में ऊंचे चबूतरे थे और इस चबूतरे पर हवन कुंड बना हुआ था। इस चबूतरे के पश्चिमी भाग में कब्रिस्तान था, पूर्वी भाग में बलिवेदी थी। कालीबंगा की पूर्वी टीले की योजना मोहनजोदड़ो से मिलती है। मोहनजोदड़ो में जहां अधिकांशतः मकान पक्की ईंटों के बने होते थे, वहीं कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों के बने होते थे। कालीबंगा के मकान किससे बने होते थे? कच्ची ईंटों से, और जबकि मोहनजोदड़ो के अधिकांश मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। मोहनजोदड़ो की तुलना कालीबंगा में जल निकासी प्रणाली अच्छी नहीं थी। मोहनजोदड़ो की तुलना अगर किया जाए तो कालीबंगा में जल निकासी की प्रणाली
अच्छी नहीं थी। तो आज बस इतना सा ही। नेक्स्ट अगले क्लास में देखेंगे। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है या इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट में भी लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।